ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड सू को, जो किसी से कॉल पर बात करते हुए ऑफिस में एंटर करती है और फिर वो अपना गेटअप चेंज करती है और टेरेस पे चली जाती है, जहाँ पर वो फू ग्रुप के सीईओ जैक को देखती है लेकिन पहचान नहीं पाती। उसे लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है, इसलिए सू जोर से चिल्लाते हुए उसे रुकने को कहती है और उसको फिर बचाती है। तभी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और उनके बीच में किस हो जाता है। तभी सू को ढूंढते हुए कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं, लेकिन सू तो इधर जैक के साथ चिपके रहने का नाटक करके उनसे बच जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जैक सोचता है कि ये कितनी अच्छी लड़की है और इससे इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने मन में ये कहता है कि इसके ऊपर कर्ज है, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह मुझे बचाने में लगी थी। उसके बाद जैक को दोबारा कॉल आता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कॉल क्यों कट कर दिया। मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि शैन ग्रुप की बेटी के साथ हमारी डेट फिक्स कर दी गई है। जिस पर जैक उनसे कहता है कि मुझे मेरी परफेक्ट चॉइस मिल गई है और मुझे अब किसी के साथ डेट पर नहीं जाना। और फिर हमें सू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी जैक से इम्प्रेस हो गई थी। वो अपने घर में चुप चुप के एंटर कर रही होती है कि उसके डैड पहचान लेते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं ये जो तुमने आज किया वो बहुत गलत किया। जिस पर वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बिजनेस मैरिज करने के लिए फोर्स ना करे। तब उसके डैड सू से कहते हैं कि कल से तुम फ्यू ग्रुप में काम करना और वहाँ पर अपना रिलेशन कल्टीवेट करना। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एफयू ग्रुप की सीनियर मैनेजर लीसा खड़ी होती है। साथ में ऑफिस के कुछ और भी लोग होते हैं। उन सबको पता होता है कि सीईओ शेन की डॉटर इस कंपनी में सिर्फ काम करने नहीं बल्कि जैक के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करने के लिए आने वाली होती है। जिसके बाद लीसा उन सबका मुंह बंद करवाती है और एंट्री होती है दो लोगों की। सू तो अपने मिनी स्कूटर में आती है, जबकि दूसरी लड़की यानी कि मिंग यहाँ पर अपने BMW से आती है। जिसके बाद दोनों जब एंटर होते हैं तो सीईओ शेन की डॉटर सब मिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि वो दिखने में रिच लग रही थी। जिसके बाद फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीसा सबसे ज्यादा वैल्यू मिंग का कर रही थी और सू को पूछ भी नहीं रही थी। मिंग और सू के बीच में ड्रेस को लेकर बहस होने लगती है। मिंग जब समझ जाती है कि यहाँ पर सारे लोग उसे रिचेस्ट सीईओ की डॉटर मान रहे हैं, तो वो अपने सस्ते से ड्रेस को सबको महंगा बताने लगती है और सू से कहती है कि उसी ने फेक ड्रेस पहना है। वहीं पर खड़े खड़े दोनों की बहस होने लग जाती है, लेकिन जिसकी जो आदत है वो छूटने वाली तो है नहीं। मिंग इधर से सू को गलत प्रूफ करने में लग जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सीईओ फू की। सू से देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसको मैंने टेरेस पर सुसाइड करने से बचाया था, और फू भी उसे पहचान जाता है। फू अपनी आइडेंटिटी सू के सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट को आगे कर देता है और सबके सामने उसे ही सीईओ बना देता है। जिसके बाद सू के मन में भी यही चीज आती है और वो ड्रेस को लेकर जो बहस चल रही थी उसे शांत करवा देती है और सीईओ के असिस्टेंट को ही सीईओ मान लेती है। उसके बाद सू और मिंग दोनों फू के कैबिन में खड़े होते हैं, जहाँ पर फू का असिस्टेंट चेयर पर बैठा होता है और फू साइड में खड़ा होता है। वो फिर प्रोजेक्ट के बारे में दोनों को समझा देता है और प्रोजेक्ट का हेड सू को बनवा देता है। इधर फिर बाहर सारे स्टाफ एक जगह बैठकर काम कर रहे थे कि दोबारा मिंग ने ड्रेस के ऊपर बहस करना शुरू कर दिया। जैसे ही सू से कहती है कि अगर ये ड्रेस तुमने खरीदी है तो जरूर तुम्हारे पास इसका इनवॉइस होगा, क्या तुम वो मुझे दिखा सकती हो। जिस पर ऑफिस की एक स्टाफ मिंग का साइड लेते हुए सू से कहती है, क्या तुम बिल्कुल ही बेशरम हो गई हो, तुम्हें दिखता नहीं है ये सीईओ की फियोंसे है, तुम्हें तुरंत ही जॉब से फायर कर दिया जाएगा अगर तुम्हें जरा भी तंग करोगी तो। जिस पर सू भी चुप नहीं होती और वो कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास इनवॉइस भी नहीं है तो हमारे फोन में सबका बिल ऑलरेडी आ जाता है। तुम अपने फोन में मुझे दिखा दो कि ड्रेस तुमने परचेज किया है, क्योंकि मेरे फोन में तो इस ड्रेस का बिल है और ये एक लिमिटेड एडिशन ड्रेस है। जिस पर मिंग बहाने बनाती है और कहती है कि ये ड्रेस मैंने अपने फादर के क्रेडिट कार्ड से परचेज किया था, इसलिए मेरे पास उसका बिल इनवॉइस कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है और वो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स दोनों को दे देती है। जिसके बाद मिंग अपना डॉक्यूमेंट भी फू को दे देती है और कहती है कि तुम प्रोजेक्ट हेड हो तो तुम ही सब डॉक्यूमेंट पर काम करो। तभी लीसा भी वहाँ पर आती है और कहती है कि शांति से अपना काम करो। तभी मिंग उठती है और वहाँ से जाने लगती है लीसा से ये कहकर कि उसको किसी के साथ डेट पर जाना है। लीसा भी उसे नहीं रोकती और जाने के लिए कह देती है। इसी पर सू उससे कहती है कि तुमने उसे क्यों नहीं रोका इतनी जल्दी, कैसे जाने दिया। जिस पर लीसा सू से कहती है कि तुम अगर प्रोजेक्ट लीड कर रही हो तो मुझे कल तक इस प्रोजेक्ट का सारा काम करके दे दो। सू वहाँ पर कुछ नहीं कहती और लीसा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और सू अकेले ओवर टाइम कर रही होती है। वहाँ पर फू आता है और वो जब उसे ओवर टाइम करते हुए देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी देर तक ऑफिस में कर क्या रही हो। जिस पर फिर वो उसे बताती है कि कैसे सीनियर मैनेजर और बाकी लोग मिलकर उसे बुली करते हैं और उससे सारा काम करवाते हैं। वो उसकी सारी बातें सुनता है और फिर उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं तुम्हारा काम करने में। जिस पर सू भी उसे मना नहीं करती और फिर दोनों मिलकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लग जाते हैं।
सू तभी काम करते करते सो जाती है, लेकिन फू उसका सारा काम खत्म करके ही वहाँ से जाता है। जिसके बाद सुबह सुबह हम देखते हैं कि सीनियर मैनेजर जैसे ही सू के पास आकर उससे पूछती है कि तुम सारी रात यहीं पर सो रही थी या तुमने कुछ काम भी किया है, जिस पर फेवो उसे प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स देकर कहती है कि मैंने अपना सारा काम टाइम पर खत्म कर लिया था। तभी मैनेजर वो सारे पेपर्स देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो मिंग को वो पेपर्स देकर कहती है कि ये जाकर तुम सीईओ को दे दो और उनसे कहो कि तुमने ओवर टाइम कर ये सारे पेपर्स एक रात में तैयार कर दिए थे। मैनेजर की बात मानकर मिंग ये सारे पेपर सीईओ को दे आती है। फू जैसे ही इन पेपर्स को देखता है उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि रात में सू उसे सच कह रही थी, ये लोग सब मिलकर उसे सच में बुली करते हैं। फिर वो अपना असिस्टेंट से कहता है कि बाहर जाकर तुम ये अनाउंसमेंट करके आ जाओ कि इस प्रोजेक्ट को अब लीड भी सू ही करेगी। जब उसका असिस्टेंट अनाउंसमेंट करता है बाहर जाकर, तब सब ये न्यूज सुनकर शॉक ही हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। उसके बाद फिर ऑफिस के सारे स्टाफ मिंग को अपना घर दिखाने के लिए कहते हैं। मिंग तो पहले उन्हें मना करती है, लेकिन जैसे तैसे वो फिर उन सबको अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद जब सारे लोग मिंग के घर पहुंचते हैं तब सू भी उनके साथ होती है। वो घर जाते ही पहचान जाती है कि अरे ये तो उसका ही घर है, जिसमें पता नहीं मिंग और इन लोगों को एंट्री कैसे मिली। जिस पर फिर वो मिंग की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करती है। सू सबके सामने कहने लगती है कि ये तो मेरा घर है, तुम यहाँ इन सबको कैसे लेके आई, मेरे घर से तुम अब चुपचाप से बाहर चली जाओ। जिस पर वहाँ खड़े सारे लोग सू को कहने लगते हैं कि तुम ही झूठी हो और इसके पीछे पड़ी हुई हो, जबकि तुम्हारी तो औकात भी नहीं है इतने बड़े घर में रहने की। सू से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो सीईओ के तभी सारे लोगों का ध्यान सू के रखे हुए वाइन के कलेक्शन पर जाता है। सू ने रोक रही थी, लेकिन मिंग नहीं रुकती और सबसे महंगी बोतल अपने हाथ में लेकर फ्लेक्स करने लगती है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और मिंग डर जाती है और उसके हाथ से वो बोतल गिरकर टूट जाती है। अब सू सबसे कहती है कि क्या तुम लोगों ने देखा, अगर ये इसका घर होता तो ये इस कुत्ते से क्यों डरती, ये इसे पहचानती, लेकिन ये डर रही है। इससे साफ समझ आता है कि इसका घर नहीं है। जिस पर सारे लोग मिंग के ही साइड होते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुत्ता अगर तुम्हें पसंद कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारा घर हो जाएगा, तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हो सकता है इन्होंने बस इसे रखने के लिए रखा हो, इन्हें कुत्ते नहीं पसंद हो। मिंग फिर उस कुत्ते को मारने लगती है, लेकिन सू से रोकती है। तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और जब सू से पूछती है कि अब तुम ही सबको यहाँ पर बताओ कि ये किसका घर है, तब उसकी मेड भी मिंग का ही साइड ले लेती है। यहाँ पर भी सू मिंग से हार जाती है। तभी वहाँ पर सीईओ भी आ जाता है। सो उसके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो इस बहस को भी शांत करवा देती है और सबसे ये कहने लगती है कि ये घर मिंग का ही है। जिस पर मिंग दोबारा एक बॉटल उठाती है और सू तरफ जोर से फेंकती है। सीईओ सू को बचा लेता है और मिंग से कहता है कि इतने बड़े परिवार की बेटी होकर तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि किसी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जिस पर मिंग को ये बात बहुत बुरी लगती है और फिर वो सू को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोनों रास्ते पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर रहे थे। तभी फुसू से कहता है कि अगर तुम्हें आज के बाद किसी ने भी परेशान किया तो तुम मुझे आकर बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर सू से हाँ में जवाब देती है। फिर उसे सामने से प्रपोज करके कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जिस पर वो मजाक में उसे ना कहता है और कहता है कि ये बात मुझे तुमसे करनी चाहिए थी। फिर दोनों के बीच में एक प्यारा सा किस हो जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उसे मिंगो के जहाँ पे ऑफिस में बैठकर सुफू के सपने देख रही थी। तभी एक स्टाफ उसे टॉन्ट मारती है और कहती है कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, क्या तुम अभी तक इसी बात पर हो कि वो तुम्हारा घर था। तुम्हारी जितनी बेइज्जती कल हुई है, अगर मेरे साथ हुई होती तो मैं तो आज ऑफिस भी नहीं आती, लेकिन तुम कितनी बेशर्म हो, आज उठकर ऑफिस भी आ गई हो। सू उन लोगों को एक भी बात का जवाब नहीं देती। वो इन लोगों से काफी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो कैफेटेरिया में लंच करने भी नहीं जाती और अकेले स्टेयर्स पर बैठकर अपना लंच कर रही होती है। फू जब सू को अकेले बैठकर लंच करते हुए देखता है तो वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या इस कंपनी में कैफेटेरिया नहीं है जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो। जिस पर वो कहती है, मुझे अकेले रहने की इच्छा थी क्योंकि मेरे सारे कलीग्स जब मुझे देखते हैं तो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ रहना नहीं पसंद आता। तभी फू उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और भला एक बॉयफ्रेंड की ड्यूटी क्या ही होती है, आओ हम दोनों साथ में मिलकर लंच करते हैं, और यदि तुम ज्यादा थक रही हो तो तुम मेरे शोल्डर्स पर रेस्ट भी कर सकती हो। सो फिर फू के शोल्डर्स पर सो जाती है। जैसे ही टाइम पास होता है उसकी नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ी में वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे लाइजा ने टाइम पर किसी काम से बुलाया था। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है लाइजा और एक और मैनेजर वहाँ पर थे। लाइजा सू की शिकायत लगाती है और कहती है कभी टाइम पर मेरा काम नहीं करती, हमेशा यहाँ वहाँ फिरती रहती है और इसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, हमें ऐसे इंटर्न को रखना ही नहीं चाहिए, इसे फायर कर देना चाहिए। लाइजा बार बार यही कहती है कि तुम वहाँ पर जाकर किसके साथ बैठी थी, मुझे जाकर देखना है। लेकिन सू पहले तो मना करती है लेकिन फिर उन्हें रोक नहीं पाती, तो मैनेजर अंदर जाकर देख कर आता है कि आखिर वहाँ पर था कौन। वो जैसे ही अंदर जाता है वो अपने सीईओ फू को देखता है। फू उसे समझा देता है कि ये सब मिलकर उसे बुली करते हैं, आगे से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी सू को एज ए इंटर्न परेशान नहीं किया जाए।
वो मैनेजर जैसे बाहर आता है, लाइजा को एक जोर की डांट लगाकर कहता है, तुम फालतू में इसके पीछे लगी हो, जबकि तुम्हारे पास इस कंपनी में करने के लिए और भी बहुत बड़े बड़े काम है। तुम भी अपना काम कोई टाइम पर पूरा करके नहीं देती, तुम पहले उस पर ध्यान दो और यहाँ से अपना ध्यान हटाओ। जिसके बाद सू खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लाइजा फिर सू के लिए कुछ पेपर्स लेकर आती है और उससे कहती है, तुम्हें इनके साथ जाकर एक डील फाइनल करनी है और ये डील तुम्हें किसी भी सर्कमस्टांसेस में फाइनल करके ही आनी है, तभी तुम्हें आगे इस कंपनी में रखा जाएगा, नहीं तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। जिस पर सू जैसे ही डिटेल्स लेती है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसी की कंपनी का डील है, जिस पर वो फिर हाँ कर देती है और लाइजा से कहती है, तुम आज मुझसे इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रही हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया। तब एक स्टाफ सू को जवाब देते हुए कहती है, अगर ये तुमसे आज पोलाइटली बात कर रही है तुम्हें इससे भी क्या दिक्कत हो गई। जिस पर सू फिर उन लोगों को कोई जवाब नहीं देती और ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करके वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मीटिंग का, जहाँ पर शेन ग्रुप के कुछ लोग जो मीटिंग करने आए थे वे लोग बहुत ही बुरे तरीके से सू से बातें कर रहे थे और उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे थे। सू मना कर रही थी लेकिन फिर भी वे उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फू का मैनेजर उसके पास आकर उसे बताता है कि कैसे वे लोग सू को जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे हैं। वो फिर अपनी ऑफिस से निकलता है और सू के पास जाने लगता है। इधर सू के साथ जबरदस्ती करने से वे लोग रुक ही नहीं रहे थे और उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाना चाह रहे थे। तभी वहाँ पर फू आ जाता है और तुरंत सू बेहोश होने वाली थी, उसे जाकर पकड़ लेता है और सबको वहाँ पर डांट लगाकर कहता है, मैं पर्सनली सीईओ शेन को ये बातें बताऊंगा और ये इंश्योर करूंगा कि वो तुम्हें जॉब से फायर कर दे, क्योंकि जो हरकत आज तुम लोगों ने की है इससे तुम लोग काम करना डिजर्व नहीं करते। जिस पर वे लोग कहते हैं, सीईओ फू आप एक मामूली सी लड़की के लिए हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? जिस पर फू उन्हें कोई जवाब नहीं देता और सू को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से होटल रूम में ले आता है, जहाँ पर सू नशे में थी तो उसके अंदर की कुछ अरमान जाग रहे थे और उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड भी था तो उससे वो कंट्रोल नहीं हुए। फिर दोनों के बीच में एक रोमांटिक किस होता है, जिसके बाद फू भी अपने आप को रोक नहीं पाता और हमें फिर अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पर सू जैसे ही सोकर उठती है फू एक रिंग लेकर आता है और उसे प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि कल तुम नशे में थी लेकिन मैं नशे में नहीं था और जो कुछ भी कल हुआ हमारे बीच उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आती है, इसलिए मैं तुम्हें रिंग देकर इंश्योर करना चाहता हूँ कि आगे भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। सू भी उसे हाँ में जवाब देती है और रिंग एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही वो इतनी महंगी रिंग देखती है वो सबसे पहले उससे यही बात पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से कि तुमने इतनी महंगी रिंग ले ली। जिस पर वो उसे कहता है कि ये कल्टीवेटेड डायमंड है, इसकी कीमत उतनी नहीं है। उसके बाद फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोबारा अपने डेस्क पर बैठकर सू ख्वाब देख रही थी अपने बॉयफ्रेंड का, लेकिन एक स्टाफ वहीं पर आती है और उसे फौरन टोक देती है कि आखिर इतनी महंगी रिंग तुम्हारे हाथ में कर क्या रही है। तब सब ये कहने लगते हैं कि इतना बड़ा डायमंड तो मिंग के हाथ में भी नहीं है, आखिर ये तुम्हें दिया किसने है। तभी फिर वो सबको बता देती है कि ये कल्टीवेटेड डायमंड है, जिस पर एक स्टाफ तो उसे रिंग की ऑनलाइन प्राइस देखकर कहती है कि ये बहुत महंगी और लिमिटेड एडिशन वाली एक ही रिंग है, इसकी तो कोई कॉपी भी नहीं है। जिस पर फिर सारे लोग भरोसा तो कर लेते हैं कि ये कल्टीवेटेड ही होगा और मार्केट में आ गया होगा। और फिर लीसा आती है और सू को डांट लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से वो डील फाइनल नहीं हुई, अब तुम्हें ये कंपनी छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना था। इस पर जब सू लीसा को बताती है कि उसके साथ कल क्या हुआ तो लीसा उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम एक इंसान हो, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में तुम्हें ये डील फाइनल करके लानी चाहिए थी। अब शेन ग्रुप हमसे नाराज हो गया है और इस डील को फाइनल करने का अब एक ही ऑप्शन है, वो है हमें कंपनी जाकर एक अच्छे से मीटिंग करनी होगी, जहाँ पर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को उनके सामने अच्छे से समझाना होगा। अगर ये मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम्हें फिर कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। दिन सू में आप सू ये बात मान जाती है। लीसा इतना कॉन्फिडेंस देखकर सू को कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं वो लोग हमसे नाराज हैं। जिस पर सू कहती है कि शेन ग्रुप के सीईओ प्रोजेक्ट से पहले हमेशा अपनी फैमिली को रखते हैं, मैं इतने अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करूंगी कि वे जरूर इस डील के लिए मान जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं सू अपने घर में होती है पर अपने असिस्टेंट से कुछ बात कर रही होती है घर की साफ सफाई को लेकर। जैसे ही दोनों के बीच में सारी बातें खत्म हो जाती है वो तुरंत फ्यू से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। उन दोनों के बीच में बात चल रही थी तभी सू का डॉग उसके पास आता है। तभी तुरंत फ्यूज से पूछ लेता है क्या तुम शेन के घर में हो, जिस पर वो मना करते हुए कहती है कि उनके जैसा सेम ब्रीड का डॉग मेरे पास भी है, इसलिए उनके घर का डॉग भी मेरे साथ फ्रेंडली था। जिस पर फ्यू उसे कुछ नहीं कहता और उल्टा फ्यू के घर का एक असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि मिस्टर फ्यू आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं। जिस पर स्यू से पूछती है कि तुम्हें फ्यू कहकर किसने बुलाया, जिस पर वो बताता है कि मिस्टर फ्यू मुझे लंच के लिए बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। जिस पर स्यू कहती है कि कितने रूड बॉस है तुम्हारे, रात को भी तुम्हें अपने घर पर रखते हैं। फिर दोनों हंसते हैं और फोन कट हो जाता है। इधर फ्यू की मॉम उसके पास आती है और कहती है कि मैंने शादी के लिए जो लड़की तुम्हें दिखाई थी वो तुम्हें पसंद आई या नहीं।
वो तो अब तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे साथ काम करती है, तुमने देख ही लिया होगा। जिस पर वो सीधा मना करते हुए कहता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक लड़की जरूर पसंद है जिसका नाम सीयू है। वो कोई बड़े घर की लड़की तो नहीं, लेकिन उसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। जिस पर जब उसकी मॉम उससे और सवाल करने लगती है तो वो सीधा मना कर देता है और कहता है कि मुझे इतना उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। तब उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस चुड़ैल ने तुम पर क्या जादू किया है जो तुम सिर्फ उसी के पीछे रहना चाहते हो। तब वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे उसी से शादी करनी है, आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा। फ्यू की मॉम फिर उसे उस लड़की से मिलाने का कहती है तो फ्यू ने जवाब देता है कि जब आपके मन में उसके लिए इज्जत आ जाएगी तब मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, ऐसे में मैं आपको उससे नहीं मिलवाऊंगा। और ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। फू की मॉम फिर एक असिस्टेंट को बुलाकर कहती है कि पता करो आखिर वो चुड़ैल है कौन जिसने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। और फिर हमें अगले दिन मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू ग्रुप के सभी लोग शेन ग्रुप की कंपनी में जाते हैं जहाँ पर मिंग भी होती है। जैसे ही सीईओ शेन आते हैं वो पहचान जाते हैं अपनी बहन को, लेकिन सू इधर से उन्हें इशारा कर देती है तो वो उसे पहचानने से मना कर देते हैं और सबको नॉर्मल ही ट्रीट करते हैं। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है और सू अपना रोल अच्छे से निभाती है और फाइनली ये मीटिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। दूसरी उनकी तभी शनफू से मिलने उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि मेरी बहन तुम्हारी ऑफिस में काम करती है और वो तुम्हें कैसी लगी, हम अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहते हैं। जिस पर वो उन्हें भी मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा, सॉरी मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आपकी बहन बहुत ही टैलेंटेड है, उसमें सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये बात सुनकर शन नाराज हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर लिसा मिंग को कांग्रेचुलेशंस कहती है क्योंकि इन सबको वहाँ पर ये लग रहा था कि मिंग ही सीईओ शेन की सिस्टर है और उसी की वजह से ये डील फाइनल हुई है। तभी बीच में सू आ जाती है और कहती है कि सबके सामने जाकर मैंने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे वजह से ये डील आप लोगों को मिली है और आप थैंक यू मिंग को क्यों बोल रहे हो। जिस पर लिसा उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मिंग हमारे साथ थी, इसीलिए ही ये डील हमें मिली है और तुम एक छोटी इंटर्न हो, तुम्हें इस चीज से मतलब भी नहीं होना चाहिए कि हम किसे कांग्रेचुलेट करें। जिसके बाद वहाँ खड़ी एक स्टाफ सुपर पानी फेंकने लगती है और कहती है कि अगर आज हमने इसे सबक नहीं सिखाया तो शायद ही कभी नहीं सीखेंगे कि हमेशा सबके बीच में नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद पीछे से शेन आ जाता है और वो पूछता है कि किसने मेरी बहन को बुली करने के बारे में सोचा। तभी दोबारा इशारे से सू उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना कर देती है और फिर शेन वहाँ से सबको डांट कर चला जाता है और सू को अपनी कैबिन बुलाता है। सू जैसे ही वहाँ से जाती है तब लिसा और सारे लोग खुश हो जाते हैं कि सू की क्लास लगेगी, जबकि सू अंदर जाकर शेन को सब समझाती है और कहती है कि उसे अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी क्योंकि उसे देखना है कि बड़े लोग गरीब के साथ कैसे पेश आते हैं और अमीरों के साथ कैसे। जब शेन सू से पूछता है कि क्या तुम्हें सीईओ फू पसंद आया, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती हूँ, मुझे फू नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट पसंद है। ये सुनकर शेन जोर से चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतना बड़े घर की बेटी होकर तुम्हें असिस्टेंट से शादी करोगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी तो हमारी इज्जत रखनी होगी। जिस पर फिर सू जब उसे समझाती है तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम घर में सबसे छोटी हो, बस अपना ध्यान रखना और जो कर रही हो अच्छे से करना और अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चुनना। उसके बाद सू शेन के ऑफिस से बाहर आ जाती है। जैसे ही सू बाहर आती है कि फू उसे गेट पर ही मिलता है। वो पूछता है कि तुम अंदर उसके ऑफिस में क्या कर रही थी, जिस पर वो उसे बताती है कि मैंने उसकी बहन को थोड़ा सा कुछ बोल दिया, इसलिए वो मुझे अंदर लेक्चर दे रहा था। जिस पर जैसे ही फू अंदर लड़ने के लिए जाने लगता है तो सू उसे रोक कर कहती है कि प्लीज मत जाओ, मेरी जॉब का सवाल है। जिस पर फिर दोनों के बीच में हग होता है और फू अपने मन में ये सोच लेता है कि मैं किसी को भी सू को बुली करने नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। जिसके बाद शेन अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मिंग के पास एक मैसेज पहुंचा दो कि अगर उसने मेरी बहन को ऐसे ही बुली किया तो आगे जाकर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मिंग के पास शेन का ये मैसेज जैसे ही पहुंचता है वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार सीईओ शेन उसको क्यों धमकी दे रहा है। तब उसे समझ आ जाता है कि सू शेन की बहन है और फिर वो सबके सामने इस बात को लाने का अपने मन में सोच लेती है और फिर अपने मन में कुछ प्लानिंग करती है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू शेन का पार्किंग में वेट कर रहा था। जैसे ही शेन आता है फू से जोर से डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को लेक्चर देने की, उसने तुम्हारी बहन को इतना कुछ भी नहीं बोला था कि तुम उसे बुली ही करने लग गए। जिस पर शेन कहता है कि मैंने किसी को भी बुली नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी, तुम पहले जाकर सही से समझो। जिस पर फू कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत लेक्चर दिया है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे बुली होने नहीं
नहीं दूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी हो। जिसके बाद फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू और फू खाना खाने आए हुए थे। फू जब उससे पूछता है कि आखिर हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए क्यों हैं, जिस पर सू बताती है कि मेरे पहले प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने की पार्टी मैं तुम्हें दे रही हूँ। जिस पर फू कहता है क्या तुम इतना बड़ा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर लोगी, जिस पर सू जवाब देते हुए कहती है कि ये रेस्टोरेंट से देखने में एक्सपेंसिव लगता है, बाकी है बहुत अफोर्डेबल। जिस पर फिर फू यूज कुछ नहीं कहता और सू खाना ऑर्डर करती है। फिर वो सोचती है कि हो सकता है फू को फोर्क और नाइफ से न खाना आता हो, इसीलिए वो चॉपस्टिक्स भी ऑर्डर करती है। इसे देखकर बाजू की टेबल में एक औरत होती है। वो उसे टोकते हुए कहती है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में आकर भी तुम लोगों को चॉपस्टिक से खाना होता है, तो इतनी बड़े रेस्टोरेंट में आते क्यों हो, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं खुला। फिर इनके दोनों के बीच की बहस ज्यादा ही बढ़ जाती है और उस औरत के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था वो कुछ ज्यादा ही उछल कर सू के साथ बहस करने लग जाता है। एक पॉइंट पर वो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसका पेशेंस खत्म होता है उठता है और उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो आदमी अपना पहचान देने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। जिस पर वो जैसे उसकी आइडेंटिटी सुनता है वो उसे पहचान जाता है और उसके कंपनी के सीईओ सन को कॉल करके बुला लेता है। जिसके बाद ये झगड़ा फिर यहीं पर सॉर्ट हो जाता है और फाइनली ये दोनों उस रेस्टोरेंट को छोड़कर बाहर जाते हैं और स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही सू अपने घर जाती है कि उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इस घर की बेटी हो, क्या तुम्हें जरा भी समझ है कि तुम्हें टाइम पे घर आना चाहिए। जिसके बाद फिर वो कहती है कि जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आज आ गया है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी के साथ घूम रही थी। तब उसके डैड खुश होकर उससे पूछने लगते हैं कि कौन, जिस पर फिर वो उन्हें बताती है कि वो फू का असिस्टेंट है। उसके डैडी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई बात हुई, इतनी बड़े घर की बेटी एक छोटे से असिस्टेंट से प्यार करेगी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। उसके डैड उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। सू भी उन्हें बहुत कुछ बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। शेन भी वहीं पर होता है। वो अपने डैड से कहता है कि सू अभी बहुत छोटी है, अगर आप उसे अभी रोकोगे तो वो और बिगड़ जाएगी और उल्टा आपसे बहुत ज्यादा बहस करेगी। इससे अच्छा है कि आप उसे वही करने दो जो वो करना चाहती है, क्या पता आगे जाकर वो खुद ही उससे शादी ना करना चाहे। जिसके बाद उसके डैड भी शांत हो जाते हैं और शेन से कहते हैं कि पता करो आखिर ये कौन है जिससे मेरी बेटी प्यार करती है। जिसके बाद फिर हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू के कैबिन में सू थी और दोनों के बीच रोमांस हो रहा था, पर जैसे ही फू का असिस्टेंट आता है तो सू वहाँ से भाग जाती है। फू का असिस्टेंट फिर उससे पूछता है कि आखिर अभी तक आपने क्यों नहीं उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया, जिस पर जवाब देते हुए वो कहता है कि मेरी रिलेशनशिप अभी स्टेबल चल रही है और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही चले, तो अभी मुझे आइडेंटिटी भी नहीं करनी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू अपने टेबल पर बैठकर दोबारा कुछ अपने देख रही थी। तभी लीसा वहां पर आती है और कहती है कि सू तुम्हें लिन सिटी के सन के पास जाना है और उनसे हमारी एक डील है जो भी फाइनल करके आनी है। जिस पर मिंग भी वहीं पर होती है और वो तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। ये तो थोड़ा सस्पिशियस होता है सू के लिए, लेकिन ये लोग यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और चले जाते हैं। पहले तो सू भी मना कर रही थी, लेकिन फिर उसे जबरदस्ती वहाँ पर भेजा जाता है। जैसे ही सू को सन वो उसके साथ गलत बिहेव करने लगता है और जब सू को ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो सन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो सबसे पहले अपने भाई को कॉल लगाकर बताने वाली होती है कि उसके साथ आखिर यहाँ पर हुआ क्या, जिससे अगर आगे सन कुछ भी करने का सोचता है तो उसका भाई उसे बचा लेगा। वो जैसे ही कॉल मिलाती है कि कुछ लोग आते हैं और सू को किडनैप करके ले जाते हैं। वहाँ को लीसा सू बेड पर होती है और सन उसकी फोटो ले लेता है। तभी शन कॉल पर ही रहता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो यहाँ पर हुआ है, जिससे वो अपनी बहन को ढूंढते हुए पहुँच जाता है और उसे बचाने लगता है। लेकिन जैसे ही शन अपनी बहन को गोद में उठाने के लिए बेड पर झुकता है, सन उन दोनों की गलत फोटो निकालकर वायरल कर देता है और ये फोटो फू के पास भी चली जाती है। फू जब बहुत देर से सू को कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन सू का कॉल लग नहीं रहा था, जिससे वो और परेशान हो जाता है और फिर पता करता है कि आखिर सू कहाँ है। तब उसका असिस्टेंट उसे फोटो दिखाता है और फू फिर अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके वापस आ जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग मिलकर दोबारा अब इस फोटो पर सू को बुली करने लगते हैं। सब इन लोगों को सू पहले तो जवाब देती है, लेकिन फिर बाद में चुप हो जाती है क्योंकि फू का असिस्टेंट उसे अंदर बुला लेता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, फू उससे सबसे पहला सवाल यही करता है कि आखिर ये क्या फोटो है जो वायरल हो रहा है। जिसके बाद सू उसे सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे कहती है कि तुम मुझ पर अगर शक कर रहे हो तो बिल्कुल भी शक मत करो, क्योंकि मैंने शेन के साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो हम दोनों के कपड़े उतरे होते, लेकिन तुम देख रहे हो हम दोनों ने कपड़े पहन रखे हैं। अगर कल वो नहीं होता तो शायद मुझे कुछ हो जाता। वही था जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। जिसके बाद फू के मन से शक तो नहीं जाता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सू की बातों पर भरोसा करने लग जाता है। वो अपना सबसे पुराना फ्लैशबैक देखता है सू के साथ, जहाँ पर सू ने उसे बचाया था टेरेस पे, और फिर सोचता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और ये ऐसा मेरे साथ कभी कुछ कर ही नहीं सकती। और फिर वो उस पर ट्रस्ट दिखाता है
और फिर उसके बाद सू जैसे ही बाहर जाती है तो सब उसे पूछने लगते हैं कि अंदर हुआ क्या। उन्होंने तुम्हारी क्लास लगाई इसलिए तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। जिस पर फिर सू सबको कहती है कि सच में बहुत दम होता है, अगर तुम किसी से सच कहते हो तो वो तुम्हें कभी भी कुछ होने नहीं देंगे, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। सारे ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार सीईओ ने उसे कंपनी से निकाला क्यों नहीं। इधर फिर हम देखते हैं कि फ्यू का असिस्टेंट उससे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। फ्यू ने जब उससे क्लियरली पूछा तो उसने बताया कि मुझे लगता है कि शेन को सू पसंद आ गई है, इसलिए वो आप दोनों की रिलेशनशिप हमेशा से खराब करना चाहता है जब से उनको आप दोनों के बारे में पता चला है। ये सुनकर फू उससे कहता है मुझे भी ये लगता था, पर पता नहीं क्यों मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ इस बात पर। जिस पर फिर उसका असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि सू को भी शेन पसंद आ गया हो। जिस पर फिर फू उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कुछ कहने की, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कहो लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कहो। असिस्टेंट फिर थोड़ा चुप हो जाता है लेकिन दोबारा यही बात करता है कि कैसे शेन को अच्छा नहीं लगता फू का रिलेशनशिप। ये सब सुनने के बाद फू फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब जाओ और पता करो कि आखिरकार किसने ये फोटोज वायरल की और इसके पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद हम देखते हैं लाइजा दोबारा सू के पास आती है और उससे कहती है कि अब जब हमारी सन फैमिली के साथ डील कैंसिल हो गई है, किसी और के साथ हमारी डील करवानी होगी और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, यदि तुमने नहीं करवाया तो तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। सीईओ बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं सीईओ से ये डील फाइनल करवाकर तुम लोगों को दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भले मुझे इस कंपनी से फायर कर देना। उसके बाद लाइजा भी सीईओ को बहुत बुरा भला कहते हुए कहती है कि हाँ तुम्हारे जैसी औरत है तो किसी से भी काम अच्छे से निकलवा सकती है। इस पर सीईओ उन लोगों को कोई जवाब नहीं देती और सारी फाइल्स लेकर वहाँ से चली जाती है डायरेक्ट सीईओ सन के ऑफिस में और उनसे कहती है कि आपके भाई ने मेरे साथ जैसा भी बिहेव किया है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आपको हमारी कंपनी के साथ एक डील करनी होगी। जिस पर सन उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ सारी डील करने को तैयार हूँ। जिसके बाद फिर हमें मीटिंग दिखाई जाती है फ्यू ग्रुप के साथ सीईओ सन की, जहाँ पर सन सीईओ की तारीफ करके कहते हैं कि अगर ये नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ डील शायद नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारी कंपनी इतनी छोटी ऑर्डर लेती नहीं है। जिसके बाद जब ये बात फू को पता चलती है कि सू दोबारा शन के पास गई थी इसलिए सुन ने उसे ये डील फाइनल करने को कहा है तो उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो नीचे सू का वेट करने लगता है कि कब वो मीटिंग खत्म करके उसके पास आएगी। सू ने दोबारा ड्रिंक किया होता है और फू के पास आकर किस करने लगती है और उससे कहती है कि मेरी एक और डील आज फाइनल हो गई है इसलिए मैंने आज ज्यादा ड्रिंक कर लिया। जिस पर फू उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा क्यों दूसरों के पास जाना होता है, तुम क्यों नहीं सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के पास आ सकती हो, मैं तुम्हारे हर चीज में मदद कर सकता हूँ, ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती। जिसके बाद सू को समझ आ जाता है और वो फू को समझाने लगती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और फिर वो फू से सवाल करती है कि क्या तुम्हें उस पर भरोसा है कि नहीं। जिस पर फू हाँ में जवाब देता है तो सू कहती है बस फिर मुझे और किसी चीज की भी टेंशन नहीं है। उसके बाद सू उससे बताती है कि कुछ दिन बाद वो फू को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती है और वो सही है भी बताती है कि उसे रिच लड़के पसंद नहीं आते, उसे हमेशा सीधे साधे भूले वाले लोग पसंद आते हैं। वो उसे सीधा यही कहती है कि अगर तुम शायद सीईओ फू होते तो मुझे तुम पसंद नहीं आते, लेकिन तुम उनके असिस्टेंट हो और तुम कितने अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड और इनफैक्ट मेरा हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर फू मनी मन खुश तो होता है लेकिन वो जो अपनी आइडेंटिटी उसके सामने आज रिवील करने वाला था वो नहीं करता है। उसके बाद हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू सू को लेकर शॉपिंग करने गया हुआ था। एक शॉप पर सू रुक जाती है और फू उससे कहता है तुम्हें जो पसंद है तो वो ले सकती हो, मैं तुम्हें सब दिलाने को तैयार हूँ। जिसके बाद सू जैसे ही पर्स चूज करने लग जाती है तो उस शॉप का वर्कर उससे कहता है प्लीज मेरे शॉप से दूर रहो, अगर तुम यहाँ से एक भी सामान अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो। ये सुनकर सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारे शॉप पर आए हुए कस्टमर से तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए। इस पर वहाँ पे सून का कजन भी आ जाता है और पागलों की तरह वहाँ पर हरकतें करने लग जाता है। वो दोबारा सू से बहस करने लगता है ये कहकर कि ये गरीब अब यहाँ भी आ गई, जब इसको इधर भी कोई इज्जत नहीं मिल रही फिर ये दुकान पे खड़े होकर कर क्या रही है। टाइम हो जाता है और फिर दोनों के बीच में खूब सारी बहस होने लग जाती है कि तभी शॉप की मैनेजर आती है और सू को पहचान लेती है कि वो कौन है। वो सीधा संटी कजन को शॉप से बाहर जाने को कहती है और कहती है आपने अगर हमें इस पर्स का 10 टाइम ज्यादा पैसा भी दिया फिर भी हम आपको ये पर्स नहीं बेच सकते क्योंकि ये मिसेस शेन को पसंद आ गया है। जिसके बाद सन का कजन तो सच में पागल ही हो जाता है और वैसा ही बिहेव करने लग जाता है और कूद कूद कर सबके सामने ये कहने लगता है कि क्यों नहीं उसे ये पर्स मिल सकता। लेकिन शॉप की मैनेजर सिक्योरिटी बुलाती है और वहाँ से सन के कजन को जाने के लिए कहती है। वो नहीं जाता और झूठ मूठ का तमाशा खड़ा करने लगता है। तभी सू के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। तभी
सन का कजन तो मिस्टर शेन को देखकर पागल ही हो जाता है और तुरंत पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाता है, जिसके बाद ये झगड़ा फिर यहाँ पर खत्म हो जाता है क्योंकि सन के कजन को भी फायर करवा दिया सू ने और उस दुकान के वर्कर को भी। ये सब होने के बाद फू, सू और मिस्टर शेन बाहर पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पे सू फू को अपने डैड के इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि ये कौन है और वो सच्चा प्यार करती हैं, जिसके बारे में उसने अपने डैड से पहले भी डिस्कस किया था। उसके डैड इस रिश्ते से खुश नहीं होते क्योंकि वो एक असिस्टेंट होता है। वो सीधा कहते हैं मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बड़े घर की बेटी एक छोटे घर में कैसे शादी कर सकती है। ये बात सुनकर तो सू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहती है आपको हमेशा बड़े लोग पसंद आते हैं जो छोटों की इज्जत नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जो मुझसे प्यार से शादी तो कर लेंगे लेकिन बाद में मुझे नौकर की तरह रखेंगे अपने घर में। इससे अच्छा मैं एक छोटे घर में शादी करके बहुत खुश रहने वाली हूँ। और ये सब कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब सू और मिस्टर शेन के बीच में बहस हो रही थी तब फू उन्हें बताना तो चाहता था कि वो असिस्टेंट नहीं बल्कि सीईओ है, लेकिन वो उस टाइम में बता नहीं पाता और अपना मुंह बंद कर लेता है। सू और फू जब रास्ते में होते हैं तब सू फू से सॉरी कहते हुए कहती है कि उसे लगता था कि अगर उसने अपनी सच्ची आइडेंटिटी तुम्हें बता दी हो तो शायद तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करते और तुम मेरे इतने करीब नहीं आते, लेकिन सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिसके बाद हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सू अपने डेस्क पर बैठी होती है और सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिंग आज ऑफिस क्यों नहीं आई, जिस पर एक स्टाफ कहती है हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो या वो बहुत बड़े घर की बेटी है तो अगर वो नहीं भी आएगी तो यहाँ पर किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो सू को टॉन्ट करके कहती है जब वो आएगी तब तुम्हें कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा, तुम्हें तभी अकल आएगी जब तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सू उन सबको जवाब देते हुए कहती है पहली बात तो वो बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी अगर वो कंपनी में आएगी तो मैं कंपनी छोड़ दूंगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे पीछे पड़ना अब तो छोड़ ही दो। लेकिन बात यूँ सच। जिसके बाद एक स्टाफ बताती है कि ऑफिस रोमांस बैन है, तुम्हें इस रूल को तोड़ने के लिए तो जरूरी कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। ये सुनकर सू थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि अब वो क्या करे। तभी लंच का एक कोना नहीं तो मिस और वो स्टेयर्स पे अकेले बैठकर लंच कर रही होती है कि उसके पास उसका बॉयफ्रेंड फू आ जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है मुझे अब ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मैंने एक रूल को तोड़ा है। जब वो उससे पूछता है कौन सा रूल, तब वो बताती है कि ऑफिस रोमांस इस कंपनी में बैन है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो उसे हक कर रोने लगती है। तभी फू से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ आखिर ये है क्या। जिस पर फिर वो लंच करती है और दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं फू अपने कैबिन में अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि ये आखिर कौन सा रूल है जो मुझे नहीं पता है और इसे किसने बनाया है। जिस पर फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि ऑफिस रोमांस बैन है क्योंकि इससे ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब होता है और ये रूल चेयरमैन ने बनाया है। जिस पर फिर वो सीधा इस रूल को हटाने का ऑर्डर दे देता है। गाइस ऐसा बॉयफ्रेंड मुझे भी चाहिए जो रूल को ही हटवा दे। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही सू अपने कॉलीग्स के पास बैठी होती है कि सबके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑफिस रोमांस वाला रूल हटा दिया गया है। सब लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये किया किसने और सू के फेवर में हमारे सीईओ आखिर है कौन। जिसके बाद कंपनी में नीचे सू और उसकी एक कोलीग खड़ी थी, उन दोनों के बीच ये बात चल रही थी कि आखिर उसे पिक करने कौन आ रहा है। जिस पर वो बताती है कि फू का असिस्टेंट जिसने ये रूल हटवाया है। वो फिर सू के कैरेक्टर को वहीं पर जज करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी तो आदत ही है सबके साथ सोना और सबको अपने वश में कर लेना, लेकिन तुम असिस्टेंट के साथ ऐसा करोगी, मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर एक कार आती है और अंदर से फू निकलता है। सू की कॉलेज तो देखते ही रह जाती है और सबसे पहले सोचती है कि ये बात मिंग को पता चलनी चाहिए कि कैसे सू ने हमारे सीईओ को अपने जाल में फंसा रखा है। तभी सू तुरंत फू के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम सीईओ की गाड़ी में क्या कर रहे हो और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर तुम मुझे लेने क्यों आए हो। जिस पर फू बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने आया था क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिस पर सू तुरंत उसे कहती है कि तुम अंदर चलो और दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कार में सू उससे बार बार पूछती है कि सीईओ की गाड़ी लेकर तुम मेरे पास क्यों आए, वो नाराज हो जाएंगे तुमसे तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर फू सू को शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगा। तभी सू से कहती है कि जब से तुम्हें पता चला है कि मैं एक रिच सीईओ की बेटी हूँ तब से तुम ये सब करने लगे हो। जिस पर फू उसे जवाब देते हुए कहता है तुम प्लीज टेंशन मत लो। जिस पर फिर सू से कहती है कि पहले मेरे डैड मेरा बिजनेस मैनेज करवाने वाले थे, लेकिन मुझे ऐसी शादी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं उस शादी से भाग गई थी और उसके बाद मुझे तुम मिले। मेरी डेस्टिनी कितनी अच्छी है कि मुझे तुम्हारे जैसा इतना अच्छा लड़का मिला जो मेरे हर चीज का ख्याल रखता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। जब फू से पूछता है कि तुम्हें क्यों नहीं पसंद बिजनेस मैरिज, तब वो कहती है कि उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं इसलिए। तब फू जवाब देते हुए कहता है कि हो सकता है मैंने आज तक तुम्हें जो चीजें बताई मेरे बारे में वो सब झूठ हो। जिस पे सू पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे क्या ही झूठ बोला होगा। जिस पे फिर सू जैसे ही सीरियस हो जाती है तो फू से मना कर देता
है और कहता है मैं आज तक तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, तो मैं क्या लगता है कि आप कुछ छुपा लूंगा। जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में एक छोटी सी नोक झोंक होती है। फिर हम देखते हैं मैरिज हॉल का सीन, जहाँ पर सू और फू एंगेजमेंट के लिए आए होते हैं। वहाँ पर पहले से मिंग के इन लॉज भी होते हैं, क्योंकि मिंग की शादी हो गई थी तो उसकी मदर इन लॉ सू को फू को लेकर बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी चॉइस भी तुम्हारे बचपन की तरह खराब हो गई है और क्या तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम लड़का तो एक अपने ढंग का अपने साथ रख सकती थी, क्योंकि एक असिस्टेंट को डेट करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की इमेज को खराब कर रही हो। जबकि मैंने जब तुम्हारी कजन सिस्टर से शादी किया तब दहेज में मेरे पास कम से कम इतनी चीजें आई जिससे मैं जीवन भर बैठकर खा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दहेज में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। जिस पर सू से जवाब देते हुए कहती है कि मुझे शादी दहेज के लिए नहीं करनी, ना मुझे किसी से दहेज लेना है, ना मुझे किसी को दहेज देना है। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो सिर्फ मुझे पसंद करे, मेरी प्रॉपर्टी को नहीं। और मुझे एक ऐसा लड़का मिल गया है। मुझे आप लोगों की पर्सपेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने प्यार से मतलब है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन उधर वो औरत चुप नहीं होती और बोलती ही रहती है कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम एक अच्छी औलाद नहीं हो, और बहुत ही ज्यादा फालतू भौंकना शुरू कर देती है। इधर से स्यू भी उसे नहीं छोड़ती और बहुत ज्यादा ही भला बुरा कहती है। तभी उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं और वो अपने डैड से कहती है कि ये लोग मिलकर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ये चुप करवा देते। जब मिस्टर शेन अपनी बेटी से ये बात सुनते हैं वो तुरंत ही उन लोगों को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरी बेटी के आगे कुछ भी बोले, क्या तुम लोगों को पता भी है कि ये कौन है। जिस पे फिर शैन के आगे भी वो औरत चुप नहीं होती। वो सीधा कहती है कि भले आपकी बेटी कोई भी हो, लेकिन शादी करना उसके बाद वो एक असिस्टेंट की पत्नी कहलाएगी और तब उसकी औकात कुछ भी नहीं रहेगी। इससे अच्छा होगा कि आप अभी चुप रहें और इसको शादी करने से रोके। जिस पर उसके डैड भी फिर वहाँ पर कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वो खुद इस शादी के अगेंस्ट थे। जो भी बड़ा सू खुद ही अपने प्यार को डिफेंड कर रही होती है कि फू भी फिर बीच में बोल पड़ता है कि जिस पार्टनरशिप से आपको इतना घमंड आ रहा है फू ग्रुप का, वो आपसे 2 मिनट में छीन लिया जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं देखता हूँ तब आप लोग क्या करते हो। जिसके बाद वो औरत फू को भी जवाब दे देती है और कहती है कि आखिर एक असिस्टेंट होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ये पार्टनरशिप छीन लोगे। जिसके बाद फू उन लोगों से कुछ नहीं कहता, बस ये बोलता है कि देखते जाओ अब आगे होता क्या है तुम लोगों के साथ। तभी वहाँ पर पीछे से कुछ लोग आते हैं और सारा दहेज लेकर आते हैं। वो औरत भागते हुए जाती है और देखने लगती है कि आखिर दहेज में उसके लिए आया क्या है। तभी जो आदमी ये सब लेकर आया था वो उसे मना कर देता और कहता है कि हमारी जो पार्टनरशिप थी अब वो कैंसिल हो रही है क्योंकि तुमने इसे ढंग से निभाया नहीं। और फिर जब वो पूछती है कि इतना सारा सामान किसका है मेरा, तब फ्यू का असिस्टेंट उसे मना करके कहता है कि ये फ्यू के लिए है क्योंकि आज उनकी एंगेजमेंट है। जिसके बाद फ्यू के डैड भी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार एक असिस्टेंट के पास इतने सारे प्रॉपर्टी और इतनी सारी ज्वेलरी कहाँ से आई। जिसके बाद फ्यू के डैड उसे कहते हैं कि बेटा एक बार फिर सोच लो, तुम अभी भी उसको रिजेक्ट कर रही हो जो रिचेस्ट सीईओ है सिर्फ एक असिस्टेंट के लिए। ये देखो इतना सारा पैसा और इतनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, क्या तुम्हें अभी भी सीईओ से शादी नहीं करनी। इस पर फू बार बार सू को रोककर बताना चाहता था कि वही सीईओ है, लेकिन सू सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो उसको हमेशा यही बोलकर चुप करा रही थी कि मैं इतने पैसे लेकर कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि आखिर में वो लोग मुझे अपने घर में रखकर भी मेरी बेइज्जती करेंगे और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम मुझे प्यार करोगे। तुम ये मत समझो कि मैं इतने पैसे देखकर बह जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तब फू जैसे तैसे मैनेज करके उसे चुप करवाता है और उसे बताता है कि वही सीईओ है। जैसे ही ये बात सू सुनती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है कि जब मैंने अपनी असली आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रिवील कर दी थी तब तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और इतने दिन तक अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपा कर रखी। आखिर अगर तुम्हारे मन में कोई बात थी तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम अभी भी मुझसे सच नहीं बोल पा रहे हो, जबकि मैंने अपना सारा सच तुम्हारे सामने लाकर रख दिया है। ये बात सुनकर फ्यू थोड़ा सा उदास हो जाता है और उससे कहता है कि मैं हर बातों में बताना चाहता था लेकिन मैं नहीं बता पा रहा था, क्योंकि तुम मुझे हर बार यही कहती थी कि तुम्हें रिच लोग पसंद नहीं आते, तो मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। लेकिन अब ये टाइम है सब सच बोलने का, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तो यही मेरी सच्चाई है, मैं ही हूँ सीईओ। तभी सीयू फिर वहाँ से भागकर चली जाती है और फ्यू जब मिस्टर शेन को कहता है उनके पीछे जाने के लिए तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, उसे थोड़ा वक्त लगेगा ये सच्चाई अब्जॉर्ब करने में, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी है, उसे ऐसे लोगों और ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, वो खुद ही मानकर तुम्हारे पास आ जाएगी, बस तुम्हें उसे थोड़ा सा टाइम देना होगा।
जिसके बाद फिर हमें ऑफिस के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सू अपना सामान समेट रही थी रेजिग्नेशन देकर, और वहाँ पर उसके सारे कलीग उससे कह रहे थे कि आखिरकार तुम्हें रिजाइन करना ही पड़ा। हमने पहले ही कहा था कि अगर ऐसी हरकतें तुम्हारी रहेंगी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुमने हमारी सीईओ तक को नहीं छोड़ा, आखिर तुम कैसी गिरी हुई लड़की हो। जिसके बाद सू उन लोगों को कोई जवाब नहीं देती और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते बस इतना कहकर जाती है कि ये मत समझना कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है, मैं यहाँ खुद कंपनी छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ काम नहीं करना, क्योंकि मैं ही सीईओ की फाइनेंस हूँ और मिस्टर शेन की डॉटर। ये सुनकर तो उसके कलीग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये झूठ क्यों बोलेगी, तो किस हद तक झूठ बोलेगी। उन्हें अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सू उनको सच बता रही है। जिसके बाद हमें फिर सीन दिखाया जाता है एंगेजमेंट बैंक्वेट का, जो कि फू ने बुक कर रखा था सू के लिए। वहाँ पर फू ग्रुप के सारे एम्प्लॉइज मौजूद होते हैं और सू भी आती है। जैसे ही वो एंटर करती है, सारे लोग उसे देखकर यही कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, जबकि तुम्हें तो फू ग्रुप से निकाल दिया गया था। तुम हमेशा कहीं भी आ जाती हो और घुस जाती हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि जिस कंपनी को तुमने पहले छोड़ दिया है उसका कोई भी फंक्शन अटेंड न करो? आखिरकार ये हमारी सीईओ की एंगेजमेंट है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी पीछे से उनका सीईओ आ जाता है और वो सबसे कहता है, तुम्हारी अभी भी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे से ऐसे बात करने की? मैं तुम लोगों को अब इस कंपनी से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम लोग सब अपनी मनमानी पे उतर आए हो। तो वो उन लोगों को बहुत जोर से डांट लगाता है और सबसे कहता है, यहाँ तुम जो चीज अटेंड करने आए हो बस उसी पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज पे तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए, और सबको वहाँ से भगा देता है। फिर वो सू का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, मुझसे बात नहीं करोगी? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, मैं अभी भी हर एक चीज एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये एंगेजमेंट बैंक्वेट मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है, सारे गेस्ट अंदर आ चुके हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे एंगेजमेंट करना नहीं चाहती? जिस पर सू कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फू रुकता नहीं है, वो बोलता ही जाता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर जाओ, और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम मेरी वजह से किसी दिक्कत में पड़ो। लेकिन अब जब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे सब कुछ सच बोलकर शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरे मन में कोई दूसरा ख्याल भी होता तो मैं तुम्हें अभी भी अपने बारे में नहीं बताता। प्लीज मेरा भरोसा करो और मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर सू कहती है, मेरी ख्वाहिश थी, मुझे मेरी एंगेजमेंट से भगा ले जाना है और भागकर शादी करनी है, इसीलिए मैंने प्यार किया था। जिस पर फू पहले तो सोचता है कि ये पागल है, क्या बोल रही है, लेकिन बाद में उसी की बात पर हाँ कहकर उसे भगाकर वहाँ से ले जाता है। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये ड्रामा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।